Hello everyone, I hope you are doing well. In our previous session, we have studied about acceleration and their types, and we also discussed the graph related with that topic. Now, in this video, first we'll discuss about the negative acceleration and the decreasing acceleration and increasing acceleration. After this, we'll discuss the most important topic of this chapter, and this is the first equation of motion. So, लेट्स स्टार्ट विद द नेगेटिव एक्सेलरेशन। पिछले वीडियो में मैंने आपको ग्राफ के थ्रू समझाया था, तो मुझे लगता है कि मैंने चारों समझा दिया था, बट एक बार और रिकॉल करना चाहूँगा नेगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में। ये है ग्राफ v और t का। ये था पॉजिटिव एक्सेलरेशन। हम हमेशा जो एंगल है उसको एंटी क्लॉकवाइज में मेज़र करते हैं। क्लियर है? तो इसको मैंने बताया था कि ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। इस ग्राफ को, ये ग्राफ था नेगेटिव एक्सेलरेशन का। क्लियर है? ये था नेगेटिव एक्सेलरेशन का। दोनों ग्राफ में बस डिफरेंस इतना है कि टाइम के साथ में यहाँ पे स्पीड हर बार इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वहाँ पे स्पीड, देखिए इस पॉइंट पे स्पीड यहाँ पे इतना था, यहाँ पे उससे ज़्यादा हुआ और यहाँ पे उससे ज़्यादा हुआ। लेकिन यहाँ पे जस्ट उल्टा हो रहा है। पहले जब टाइम कम था स्पीड ज़्यादा था, फिर टाइम जब आगे हुआ तो स्पीड और कम हो गया, फिर टाइम ज़्यादा हुआ और स्पीड और कम हो गया। तो ये बॉडी क्या कर रहा है? नेगेटिव एक्सेलरेशन में जा रहा है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम कहते हैं रिटार्डेशन। क्लियर है? तो ये दो ग्राफ था जो आपको अच्छे से समझना था, दोनों के बीच का डिफरेंस। नेक्स्ट दो ग्राफ मैंने आपको बताए थे, एक इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन और सेकेंड वन वाज डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ये है आपका इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। टाइम के साथ साथ स्पीड में वेरिएशन आ रहा है, वो भी बहुत तेजी से। क्लियर है? पहले वाले में कांस्टेंट था, इसमें कांस्टेंट नहीं है। इंक्रीज तो पहले वाला भी कर रहा था, लेकिन और थर्ड वाला, पहला वाला ग्राफ और तीसरे में, दोनों में स्पीड इंक्रीज हो रहा था, लेकिन पहले वाले में कांस्टेंट रेट से हो रहा था और इसमें कांस्टेंट रेट से नहीं हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अब जहाँ पे कन्फ्यूजन शुरू होता है वो है डिक्रीजिंग और नेगेटिव एक्सेलरेशन में। नेगेटिव एक्सेलरेशन और डिक्रीजिंग, लगता है डिक्रीज हो रहा है, स्पीड डिक्रीज हो रही है तो वो नेगेटिव ही होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। देखिए, नेगेटिव एक्सेलरेशन में टाइम के साथ साथ में जब टाइम इंक्रीज कर रहा था तो स्पीड क्या हो रही थी? डाउन हो रही थी। लेकिन यहाँ पे टाइम इंक्रीज हो रहा है तो उसके साथ साथ स्पीड भी इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी में भी क्या आ रहा है? इंक्रीमेंट आ रहा है। ठीक है? तो ये है डिक्रीजिंग और वो था नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन में स्पीड कम हो रहा था, लेकिन इसमें स्पीड जो है वो कम नहीं हो रहा है, बस चेंज जो है, चेंज होने का जो रेट है वो डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है? तो इसलिए इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। क्लियर है? चलिए, तो ये था चारों ग्राफ के बारे में। अब हमें इस टॉपिक में, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पढ़ना है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपका किसके किसके बीच में होता है? मान लीजिए अगर कोई बॉडी है, ठीक है, और वो इनिशियल उसकी वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल उसकी वेलोसिटी गिवन है u। वो u वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। ठीक है? t टाइम के लिए ट्रेवल करने के बाद, जब t टाइम से ट्रेवल कर रहा था और इस t टाइम के दौरान, इस ड्यूरेशन में उसमें एक्सेलरेशन था, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितने का था? a का। तो a एक्सेलरेशन से वो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से क्या कर रहा था? वो आगे बढ़ रहा था। फिर से सुनिए, बॉडी जब स्टार्ट हुआ तो उसका इनिशियल वेलोसिटी था u। जब वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से t टाइम के लिए आगे बढ़ा तो फाइनल वेलोसिटी उसकी हो गई v। क्लियर है? तो इसमें चेंज इन स्पीड कितना आया? चेंज इन स्पीड आया v माइनस u आया। अब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को क्या करेंगे? टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसको बताता है? एक्सेलरेशन को बताता है। क्लियर है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसको बताता है?
एक्सेलरेशन को बताता है। तो v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a। v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू हो जाएगा a। अगर मैं t को उस साइड में ट्रांसफर कर दूं तो v माइनस यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, a t। v माइनस यू इक्वल टू हो जाएगा a t। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं u को उस साइड में लेके जाऊं तो u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और यही है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है? क्या था कि अगर कोई बॉडी u वेलोसिटी, इनिशियल जो वेलोसिटी है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर u है, अगर उससे वो टाइम t के लिए मूव कर रहा है और उस बॉडी में एक्सेलरेशन है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है a का, और टाइम t के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v, तो चेंज इन स्पीड होगा v माइनस यू, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होगा v माइनस यू अपॉन t, और रेट इन चेंज इन वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन, तो v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू a। क्लियर है? तो यहाँ से हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मिलता है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आपको डिस्टेंस के बारे में कुछ भी बताता है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जो टर्म इंक्लूड है वो है v, u, a और t, मतलब फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम ड्यूरेशन। यहाँ पे कहीं पे भी डिस्टेंस का कहीं पे मेंशन नहीं है। क्लियर है? तो ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए, सेकंड है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, मान लो अगर कोई बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, ठीक है, और एक्सेलरेशन उसमें है a फॉर टाइम पीरियड t। अगर टाइम पीरियड t के लिए वो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसमें a का, ठीक है, इस तरीके से ये बॉडी चल रहा है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v। कितना हो जाता है, v। कोई बॉडी है, इनिशियल वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी है u, टाइम t के लिए चलता है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a से, और उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v। क्लियर है ना? तो मान लो इस पूरे ड्यूरेशन में वो डिस्टेंस कवर करता है s। कितना डिस्टेंस कवर करता है, s डिस्टेंस वो कवर करता है। क्लियर है? उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और टाइम। क्लियर है? चलो, तो अगर इस चीज का, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो अगर इसका मैं एवरेज वेलोसिटी निकालने की बात करूं तो आप बोलोगे v एवरेज कितना हो जाएगा, v प्लस यू अपॉन 2, ये होगा इसका एवरेज वेलोसिटी। अब अगर मैं मान लूं कि वो डिस्टेंस t टाइम में s डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो आपको पता है कि डिस्टेंस कितना होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी कितने टाइम के लिए होगा, ये t टाइम के लिए, तो v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टाइम, ये क्या बताएगा आपको, स्पीड बताएगा, सॉरी डिस्टेंस बताएगा। तो आपको यहाँ से डिस्टेंस पता चल गया कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। क्लियर है? तो ये था, यहाँ से स्पीड को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब फर्दर हमें पता है कि u की वेलोसिटी, सॉरी u को हम क्या लिख सकते हैं, पहले इक्वेशन को याद करो तो वहाँ से क्या था, पहले इक्वेशन से अगर हम याद करें तो हम क्या लिख सकते हैं इस चीज़ में, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो सॉरी u को नहीं, v की जगह पे हम क्या लिखेंगे, u प्लस ए टी। तो देखिए यहाँ पे v की जगह पे हमने क्या लग दिया, पूरा का पूरा u प्लस ए टी। ठीक है, तो यहाँ पे एक u और यहाँ पे एक और u मिलके क्या हो गए, 2u हो गए। 80 ऑलरेडी था, डिवाइडेड बाई 2 ऑलरेडी था, और यहाँ पे टाइम ऑलरेडी है। क्लियर है? जब हम इस पूरे को अलग करेंगे, देखिए, जब हम s इज इक्वल टू 2u और 80 को क्या करेंगे, 2 से अलग करेंगे, और ये पूरा किससे मल्टीप्लाई है, टाइम से। तो यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कट के खत्म, तो ये u और ये t आ गए यहाँ पे, और t और t क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, a ऑलरेडी है तो a ऑलरेडी है, बाई 2 ऑलरेडी है। क्लियर है? तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ में आया? बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, बस आपको पता है कि एवरेज वेलोसिटी, अगर कोई इनिशियल वेलोसिटी किसी भी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है फॉर टाइम पीरियड t के लिए,
ठीक है। तो और उस ये करने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v। तो डिस्टेंस कवर कितना होगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, और एवरेज वेलोसिटी कितना होता है, u प्लस वी अपॉन 2। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, तो v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम। अब इसी इक्वेशन में हम क्या पुट कर देंगे, v की जगह पे फर्स्ट इक्वेशन, v क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v की जगह पे रखेंगे u प्लस ए टी। यहाँ से u और u ऑलरेडी कितना बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। तो 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम। क्लियर है। तो टाइम को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, डिस्टेंस। ठीक है, क्या मिल जाएगा इसमें, डिस्टेंस। अब इसमें क्या डेटा मिसिंग है, पहला फाइनल वेलोसिटी। क्लियर है। तो इसमें फाइनल वेलोसिटी का कहीं डिस्कशन नहीं है। तो इस इक्वेशन को यूज करके हम किसी भी बॉडी का क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस। कितने टाइम पीरियड में, टी टाइम पीरियड में। अगर वो किससे मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो हम क्या करेंगे उसका, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तभी हम इस पूरे दोनों इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो ये था फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। थर्ड, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसका डेरिवेशन, और अब तीनों को मिला के इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल होंगे हम उनको सॉल्व करेंगे। क्लियर है। ओके, थैंक यू।